आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर से देश में जनहित व उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में जल्दी ही होने वाले विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर कुछ ज़रूरी मुद्दों पर अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए बुलाई गई है। और इस संबंध में सबसे पहले मैं देश में जनहित से जुड़े खास मुद्दे पर अर्थात नोटबंदी के मुद्दे पर ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी हाल ही में केंद्र की बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत जल्दबाजी में व बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश में खासकर 500 और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगाने का जो ये अधकच्चा व अपरिपक्व फैसला लिया है, तो इनका ये फैसला पूरे तौर से मैं इसको तथ्यों के आधार पर आप लोगों के सामने मैं अपनी बात रख सकती हूँ, साबित कर सकती हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटबंदी का जो कच्चा परिपक्व फैसला लिया है, तो इनका ये फैसला पूरे तौर से 100% अपने राजनीतिक स्वार्थ में ही लिया गया आका जा रहा है, जिससे पूरे देश में अफरा तफरी व त्राही त्राही मची हुई है। आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं जो अति निंदनीय है। और इनके लिए गए इस नोटबंदी के फैसले को लेकर देश में ये आम चर्चा है कि बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, उस समय तो पीएम नहीं थे, इलेक्शन चल रहा था सन 2014 में, तो इनके लिए गए इस नोटबंदी के फैसले को लेकर देश में यह आम चर्चा है कि बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में हुए लोकसभा आम चुनाव के दौरान पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य चुनावी वायदे किए थे, तो उनका इन्होंने अपने लगभग 2.5 वर्षों के शासनकाल में, कार्यकाल में अभी तक 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया, जिसका इनको देश के उत्तर प्रदेश व अन्य 4 राज्यों में बहुत जल्दी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की भी पूरी संभावना थी। ऐसा ये लोग महसूस कर रहे थे अपनी कमियों की वजह से, जिसे ध्यान में रखकर ही अपनी इन कमियों व विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही इन्होंने बहुत जल्दबाजी में व बिना पूरी तैयारी के ही देश में 500 व 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगाने का फैसला ले लिया, जो ये इनको काफ़ी उल्टा ही अब पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि शायद इनको इससे फ़ायदा हो जाएगा, राजनीतिक फ़ायदा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इनको राजनीतिक फ़ायदा होगा। ये मेरे ख्याल गरम ज़्यादा कर दिया, इसको थोड़ा सा नॉर्मल करो। ये जो एसी वगैरह चला रखा है इसको, तो जो ये इनको काफ़ी उल्टा ही पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अब इस मामले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी संसद में अपने विरोधियों को
जवाब देने से कतरा रहे हैं। और बीजेपी के ये लोग अपनी इस हताशा व निराशा में अपनी विरोधी पार्टियों में से खासकर बीएसपी के बारे में ही आए दिन कुछ ना कुछ जबरदस्ती की गलत व झूठी बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे वास्तव में इनकी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अब खासकर उत्तर प्रदेश में जल्दी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी को एकमात्र खतरा अकेले बीएसपी से ही है। अर्थात इनको ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस पार्टी से नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो इस समय ऑक्सीजन पर चल रही है कांग्रेस पार्टी, उससे खतरा नहीं है बीजेपी को, और ना ही इनकी अपनी पुरानी मित्र समाजवादी पार्टी से है। जो ये सपा पार्टी प्रदेश में शुरू से ही विशेषकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में तथा पिछले कुछ समय से सपा परिवार में आपसी वर्चस्व की लड़ाई में भी काफ़ी उलझी हुई होने के साथ साथ विकास व जनहित के मामलों में भी खासकर केंद्र की बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ही नक्शे कदम पर चल रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण अभी हाल ही में सपा सरकार द्वारा अधकच्चा व अधूरा बना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का किया गया उद्घाटन है। इतना ही नहीं बल्कि सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव व इनके बेटे बबुआ की भी बीजेपी से अपनी अंदरूनी मिलीभगत होने की वजह से तो ये लोग खुलकर बीजेपी की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी देश व जनहित में, जिसमें नोटबंदी का भी खास मुद्दा शामिल है, तो इनको लेकर बीजेपी की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के खिलाफ काफ़ी डटकर व खुलकर जबरदस्त आवाज़ उठा रही है। और अब सर्व समाज में से खासकर उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज भी बहुत बड़े पैमाने पर बीएसपी से जुड़ा है, जिससे दुखी होकर ही अब सपा मुखिया के बबुआ को, जो अपने अधकच्चे व अधूरे एवं बिना पारित किए गए बजट के कार्यों का ही अधिकांश शिलान्यास व उद्घाटन आदि करके वह पिछली बीएसपी सरकार के ही ज़्यादातर कार्यों के नाम व स्वरूप आदि भी बदलकर तथा इनके प्रचार व प्रसार के लिए लगभग पिछले 2 वर्षों से प्रदेश की जनता का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा के और विशेषकर मीडिया में विज्ञापन आदि के जरिए अब इनको बबुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन 2 यानी कि बीबीसी 2 का भी ये मजबूरी में कार्यक्रम चलाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के बबुआ, मैं पार्टी की बात कर रही हूँ अभी, ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के बबुआ एवं सपा सरकार के बीबीसी 2 के चलते वे रहते हुए अब यहाँ उत्तर प्रदेश का ज़मीनी हकीकत में पूर्ण रूप से विकास व कानून का राज भी कदापि कायम संभव नहीं हो सकता है। इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि अब इनको अपनी तरह ही बीएसपी की मुखिया भी बीबीसी 2 ही नज़र आ रही है, जिसका व इनकी पूरी सपा पार्टी का 2 जून सन 1995 की घटना के बाद से अब तक कभी भी सपा से दूर दूर तक का कोई भी रिश्ता नहीं रहा है और आगे भी नहीं रहने वाला है। ऐसी सपा पार्टी के बबुआ एवं इनकी सपा सरकार के बीबीसी 2 का बीएसपी से मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह ही जबरदस्ती का रिश्ता बनाने वाली इस सपा पार्टी से बीजेपी को रत्ती भर भी कोई खतरा नहीं है। अर्थात ऐसे हालातों में
अब बीजेपी को पूरा का पूरा खतरा एकमात्र अकेले यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से ही है। यही मुख्य कारण है कि बीजेपी के लोग, खासकर बीएसपी व उसकी सर्वोच्च नेतृत्व के बारे में एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही अक्सर किस्म किस्म की गलत व झूठी बयानबाजी करते रहते हैं। और इसी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही अभी हाल ही में बीजेपी की आगरा में फ्लॉप हुई रैली में अपनी नोटबंदी पर दिए गए सफाई भाषण के दौरान भी बीएसपी व उसकी सर्वोच्च नेतृत्व पर हमला बोलते हुए खुद प्रधानमंत्री ने जो ये कहा है कि अब यहाँ उत्तर प्रदेश में नोट लेकर एमएलए नहीं बनेंगे और जो नोट ले लिए हैं अब उनका क्या होगा, अब सब बेकार हो जाएगा। लेकिन इनको शायद ये मालूम नहीं है कि हमारी पार्टी अपने नियमों के मुताबिक चलकर अपने छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जिनको कार्यकर्ता की हैसियत से ही उनसे भी नोट लेकर उसे फिर अधिकांश अपनी पार्टी के बैंक खाते आदि में ही जमा कराती है। अर्थात उसे बीजेपी व अन्य पार्टियों की तरह अपनी खुद की तिजोरियों में बंद करके नहीं रखती है, बल्कि उन नोटों को पार्टी के संगठन को तैयार करने में व जनाधार को बढ़ाने में तथा चुनाव लड़ाने आदि पर ही खर्च करती है। इसलिए बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपनी विरोधी पार्टियों में से खासकर बीएसपी के मामले में अपनी हथेली पीट कर व अंगूठा भी दिखाकर इनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे ये बात भी जरूर स्पष्ट हो जाती है कि हमारी पार्टी केंद्र सरकार के बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके नोटबंदी के फैसले का विरोध अपनी पार्टी के हित में नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से देश के खासकर गरीब व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय आम लोगों के हितों को ही आगे रखकर कर रही है। जो इस समय पूरे देश में लगभग 90% लोग इससे उत्पन्न हुई अनेकों गंभीर समस्याओं व परेशानियों से बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से ही अब तक लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं, जिनके पीड़ित परिवार तक को केंद्र सरकार ने अभी तक कुछ भी आर्थिक मदद नहीं की है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ही हमारी पार्टी देश की इस दुखी व पीड़ित आम जनता के हितों के लिए ही संसद के अंदर व बाहर भी अपनी पूरी दमदारी व ईमानदारी के साथ आवाज़ उठा रही है। अर्थात हमारी पार्टी देश की आम जन पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर ही केंद्र सरकार के बिना पूरी तैयारी के लिए गए इस फैसले का पूरी दमदारी व ईमानदारी से विरोध कर रही है। और वैसे भी सरकार के जिस फैसले से और वैसे भी केंद्र सरकार के जिस फैसले से देश की लगभग 90% आम जनता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, तो फिर वह फैसला देश व जनहित का भला कैसे हो सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि अपने इस गलत फैसले को ठीक साबित करने के लिए खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बार बार इमोशनल होना व आंसू बहाना, तो ये सब जनता के हितों को ब्लैकमेल करना नहीं है तो और क्या है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैंने अपना घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे जनहित से खिलवाड़ करते हुए पूरे देश की जनता को दुख व पीड़ा पहुंचाने वाले आज कच्चे एवं अपरिपक्व फैसले लें।
और फिर उन्हें लागू करवाने के लिए अपना तानाशाही व अड़ियल रवैया अपनाए, जो ये अपने देश के लोकतंत्र पर एक जबरदस्त कुठाराघात भी है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कमी होगी। इसके साथ ये कैसी विडंबना है कि अपने देश की लगभग 90% आम जनता अपने खुद के पैसे के लिए ही अब इस मोदी के राज में देर रात्रि से ही खुले आसमान के नीचे लाइन लगाकर खड़ी रहती है और साथ ही पुलिस के लाठी डंडे भी खा रही है, और उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा खा रही है। और अब इन्हीं सब कारणों से ही देश की आम जनता इनको केंद्र की सत्ता में बैठाकर बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रही है, वे अपने आप को कोस रही है। लेकिन ऐसे हालातों में भी बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने नोटबंदी के फैसले में कुछ भी परिवर्तन करने के लिए हमें अभी तक भी गंभीर व संवेदनशील नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि इनके बारे में ये सर्वविदित है कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, चाहे हिंदू महासभा रही हो या भारतीय जनसंघ या वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी, इनको अपने देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों एवं विभिन्न क्षेत्रों में लगे मध्यम वर्गीय लोगों के साथ साथ खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के अर्थात सर्व समाज के अधिकतर लोगों के हित व कल्याण में तथा इनके मामले में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन से कभी भी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा है। ये आज़ादी के बाद से लेकर इनका अब तक का ये इतिहास रहा है, इनकी कार्यशैली का रिकॉर्ड रहा है। और इन सब का चाल, चरित्र व चेहरा तथा नीति व नियत आम जनता की निगाह में हमेशा से इन लोगों के विरुद्ध रही है, जिस कारण ही इनको देश के लोगों ने अपने हितों के प्रति सार्थक न मानते हुए इन्हें अधिकांश देश की सत्ता से दूर रखा है, इन लोगों को। और अब लगभग 2.5 वर्ष पहले सन 2014 के हुए लोकसभा आम चुनाव में भी देश की अधिकतर जनता ने इन्हें अपना वोट नहीं दिया है। पूरे देश में यदि वोट प्रतिशत आप उठाकर देखेंगे तो इनको पूरे देश में जो सन 2014 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ तो उनको पूरे देश में लगभग 30-31% वोट ही पड़ा है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रही हूँ श्री नरेंद्र मोदी की तरह। और अब लगभग 2.5 वर्ष पहले सन 2014 के हुए लोकसभा आम चुनाव में भी देश की अधिकतर जनता ने इन्हें अपना वोट नहीं दिया है। फिर भी कतिपय कारणों से भाजपा केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गए और फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने लगभग 2.5 वर्षों के शासनकाल में, जहां एक तरफ देश के मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की तिजोरी व उनके खजाने को और ज़्यादा भरने के लिए नए नए नियम व कानून आदि बनाए तथा सरकार की शक्ति का गलत इस्तेमाल इन मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए ही किया, तो वहीं दूसरी तरफ अपना वोट बैंक ना माने जाने वाले देश के बहुसंख्यक लोगों के खिलाफ आक्रामक होकर अपनी दमनकारी नीति अपनाना भी शुरू कर दिया। इस क्रम में सबसे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों के हितों पर आघात करते हुए उनकी खेती की जमीन छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को देने की योजना पर काम शुरू कर दिया। उनका किसानों की जमीन छीनने का इन्होंने प्लान बनाया और नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाने की कोशिश की तथा उसके लिए घोर तानाशाही वाला रवैया अपनाते हुए एक ही अध्यादेश को बार बार लाने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया।
और इसका काफ़ी जोरदार व काफ़ी डटकर पूरे देश भर में विरोध होने के कारण फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अपना वह घोर किसान विरोधी फैसला वापस लेना पड़ा था। इसके साथ ही इसी दौरान देश के करोड़ों दलितों के हित व कल्याण पर गहरा आघात पहुंचाते हुए इनको इनके आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को काफ़ी हद तक निष्क्रिय व निष्प्रभावी बना दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या को काफ़ी कम कर देने के साथ साथ तमाम बड़ी बड़ी सरकारी परियोजनाओं को प्राइवेट सेक्टर में देकर इन वर्गों के लोगों के आर्थिक हित पर गहरा आघात पहुंचाया गया और इस प्रकार इन्होंने कल्याणकारी सरकार की परंपरागत भूमिका का परित्याग कर दिया। इसके साथ ही गोहत्या, लव जिहाद, सांप्रदायिक दंगे व उन्माद, देशभक्ति, राष्ट्रवाद एवं देशद्रोह आदि के मामलों में पूरे देश के माहौल को काफ़ी कुछ सांप्रदायिक व जातीय आधार पर गर्म बनाकर फिर इनकी आड़ में अपने विरोधी लोगों को आतंकित करने का काम किया गया और इनके नाम पर लोगों को यातनाएं देने का काम भी सरकारी व गैर सरकारी तौर पर काफ़ी किया गया। परंतु इन सभी मामलों में मुंह की खाने के बाद अब काले धन की देशभक्ति के नाम पर देश में 500 व 1000 रुपये की नोटबंदी करके तथा कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाकी पूरे भारत की यानी कि बाकी पूरे तमाम भारत की आम जनता को जबरदस्त यातनाएं देने का काम किया जा रहा है और साथ ही उन तमाम भारतीयों की मेहनत की अपनी कमाई के थोड़े थोड़े धन को काला धन बताकर उन्हें अपमानित करने का काम भी किया जा रहा है। वैसे तो पिछले 2.5 वर्षों के अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में काला धन रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बजाय उनके हितों की ही रक्षा अनेकों प्रकार से करती रही है। परंतु अब खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व अन्य 2 राज्यों में भी एक साथ होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ते हुए तथा वहां लोगों के कोप भाजन का शिकार बनते देखकर वह उस पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही ये नोटबंदी का नया अति तानाशाही वाला फैसला लिया गया, जिसके बारे में पूरे देश का अभी तक का अनुभव ये बताता है कि केंद्र व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला, केंद्र सरकार का अर्थात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला जन विरोधी ही नहीं बल्कि एक दमनकारी कदम भी है। वैसे तो पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत एक गरीब परंतु विकासशील देश है, किंतु ये आत्मसम्मान व स्वाभिमान वाला देश है। ये आत्मसम्मान व स्वाभिमान वाला देश है। यहाँ की आम जनता शांति प्रिय व मेहनती है। केवल यहाँ कुछ मुट्ठी भरी लोग शोषक, भ्रष्ट, अराजक व देश को लूटने वाले हैं, जो अधिकांश देश की जनता पर ही अधिकांश देश की जनता का वोट लेकर, मेजॉरिटी वोट लेकर तो देश की सत्ता पर हावी रहते हैं। परंतु केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार देश की ऐसी करोड़ों आम जनता से ऐसा बेईमानी वाला हिसाब किताब चुकता करेगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और इन सब के बावजूद भी केंद्र की भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब ये दावा करते हैं कि देश में 500 व 1000 रुपये की नोटबंदी करके लोगों को कंगाल बना देने व हर तरफ त्राई त्राई मचा देने वाला इनका ये
फैसला गरीबों के हित वाला फैसला है, ये कहते हैं ये गरीबों के हित वाला फैसला है, तो फिर इस बारे में यही कहा जा सकता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वैसे भी 500 व 1000 रुपये की नोटबंदी के फैसले के बारे में केंद्र सरकार की बातें अधिकांश बेतुकी व बेमतलब बल्कि हास्यास्पद भी लगती हैं, परंतु काले धन को समाप्त करने के लिए देश में प्रचलित करेंसी का लगभग 86% 500 व 1000 रुपये का नोट अचानक ही दिनांक 8 नवंबर की आधी रात से बंद कर देने के फैसले के बारे में पीड़ित परिवारों का यही कहना है कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। किंतु भाजपा सरकार ने स्वयं अपने लिए वे अपने हितैषी कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के लिए आंख खोलकर बड़ी दूर की सोची और उनको 10 महीने का पूरा समय देकर उनके सारे काले धन को ठिकाने लगवाया गया। उन्हें उस काले धन का निपटारा करने का मौका दिया गया। इसलिए भाजपा के मंत्रियों व अन्य नेताओं पर चिंता की जरा भी लकीर नजर नहीं आती है। वे मस्त मस्त घूम रहे हैं और आम जनता की दिक्कतों के बावजूद भी उनके चेहरों पर मस्ती व मुस्कुराहट है, जैसा कि स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह देश में भी दावा करते फिर रहे हैं। और इस बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी खुद ये कहते हैं कि उन्होंने देश में 500 व 1000 रुपयों की नोटबंदी के लिए पहले से ही पूरे 10 महीने के अंदर अंदर गुप्त तैयारी की हुई थी, सीक्रेट तैयारी की हुई थी। तो ये बेहतर होता कि वह देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं व अन्य मेहनतकश तथा मध्यम वर्गीय लोगों को अपनी कमाई की जमा पूंजी का, जिसे वे काला धन मानकर चल रहे हैं, जिसे सरकार उनकी जमा पूंजी का जो मेहनत की उनकी कमाई उसको वो काला धन मानकर चल रहे हैं, उसे बदलने का इन लोगों को इन्हें केवल 10 सप्ताह या 10 दिन का ही समय दे देते, तो फिर अब ये पूरा देश एक यातना शिविर में बदला हुआ नजर नहीं आता। और उस दौरान आप इनको यदि 10 दिन या 10 सप्ताह का भी समय देते तो उस दौरानी अवधि में, तो उस दौरान जो भी भ्रष्टाचारी व काला धन रखने वाले लोग अपने इस धन को ठिकाने लगाते हैं, यदि आप इनको ये समय दे देते तो उस दौरान जो भी भ्रष्टाचारी व काला धन रखने वाले लोग अपने इस धन को ठिकाने लगाते हैं, तो फिर केंद्र सरकार की मशीनरी उन पर सख्त कानूनी शिकंजा कर सकती है। ये कर सकती थी, उनके पास मशीनरी है, लेकिन थोड़े से लोगों की सजा 90% जनता को दे दी जाए, मेरे ख्याल ये ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा न करके बल्कि इसके स्थान पर इन्होंने अपने लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी पर से जनता का ध्यान बांटने के खास मकसद से ही अपने राजनीतिक स्वार्थ में बिना पूरी तैयारी के वे काफ़ी जल्दबाजी में ही नोटबंदी का ये फैसला ले लिया, जिसे अब जबरन सही ठहराने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि देश के जिन भ्रष्टाचारियों को अपने काले धन को ठिकाने लगाने के लिए वक्त नहीं मिला है, तो अब वही मेरी सरकार का विरोध कर रहे हैं, मेरे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जबकि वास्तव में इनका ये कहना केवल अपनी कमजोरियों को छिपाने के सिवाय कुछ भी नहीं है। जिसकी वक्त आने पर सजा
यहाँ नोटबंदी के शिकार हुए खासकर गरीब व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार को जरूर देंगे। ऐसे हालातों के बावजूद भी देश के बड़बोले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि उनके इस प्रयास से देश सोने की तरह तपकर निकलेगा। वास्तव में श्री नरेंद्र मोदी को ये मालूम ही नहीं है कि जिस भारत माता की जय के पवित्र नारे को वे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, वे भारत माता देश के तमाम गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों व सभी मेहनत का ईमानदार जनता से मिलकर बनी है। और ये करोड़ों लोग ही भारत को महान बनाने के लिए भूख व प्यास की भट्टी में लगातार तपते हुए जलते चले आ रहे हैं। ये लोग हर दिन अपनी मेहनत व भूख की अग्नि परीक्षा देते हैं, लेकिन कभी भी उनकी तरह चाय वाला होने की दुआई देकर देश को ठगने का प्रयास करना तो दूर की बात है, ऐसा नीचा सोचते भी नहीं है। परंतु अब वैसी ईमानदार व मेहनतकश भारत माता की करोड़ों संतानों को उनके खुद के जनधन बैंक खातों में भी पैसा रखने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी खुलेआम दी जा रही है। ये इस भाजपा सरकार की अत्याचारी व तानाशाही की दूसरी मिसाल है। लेकिन इस मामले में हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि यदि सरकार को ये लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो इसकी जरूर जांच होनी चाहिए, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। किंतु इसके साथ साथ नोटबंदी के लिए गए फैसले के पूर्व के 10 महीनों की अवधि में देश में जमा हुए धन की भी जरूर जांच होनी चाहिए। अर्थात इस अवधि में देश में कितना धन जमा हुआ है और किन किन खातों में रिकॉर्ड तोड़ धन जमा हुआ है, इन सब की भी जरूर जांच होनी चाहिए, ताकि काले धन पर अंकुश लगाने के मामले में बीजेपी व इनकी केंद्र सरकार की ईमानदारी की सही तस्वीर पूरे देशवासियों के सामने उजागर हो सके। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिस प्रकार विरोधी पार्टियों को अपना दुश्मन मानकर चलती है और उन्हें अपनी गरीब विरोधी तानाशाही सरकार की राह में रोड़ा मानकर उनके साथ अलोकतांत्रिक वे काफ़ी हद तक अशोभनीय व्यवहार भी करती हैं, बर्ताव भी करती हैं, ठीक उसी प्रकार से इनका गलत रवैया देश के उन तमाम लगभग 70% गरीब व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय आम जनता के साथ भी है, जिन्होंने इन्हें सन 2014 के हुए लोकसभा आम चुनाव में अपना वोट नहीं दिया। और अब ऐसी गलत व संकीर्ण मानसिकता देश को कहां ले जाएगी, ये गंभीर चिंता की बात है। इतना ही नहीं, बल्कि अब ऐसा लगता है कि नोटबंदी को लेकर आम जनता को होने वाली परेशानियों व बिन बुलाई मुसीबतों के कारण देश में माहौल काफ़ी ज़्यादा उग्र होता जा रहा है। इसके साथ ही अब लोगों का धैर्य व सब्र जवाब देने लगा है, लगातार मौतें हो रही हैं, किसान बड़ा दुखी है। तो इसके खिलाफ भी अब खासकर भाजपा शासित राज्यों में सरकारी दमन का कुचक्र चलने वाला है, जिसका काफ़ी कुछ नज़ारा मिलना भी शुरू हो गया है। ऐसे हालातों में यदि देश का माहौल बिगड़ता है और दंगे फसाद होते हैं, जिसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है, तो फिर सीधे तौर पर इसके जिम्मेवार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद ही होंगे।
इसके अलावा अब तो ये भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि सरकार बन जाने के बाद 100 दिनों के भीतर विदेशों से काला धन वापस लाकर इनको गरीबों के बैंक खाते में 15 से 20 लाख रुपए देने, गरीबों को सस्ता अनाज व सस्ती बिजली, पानी, शिक्षा व 2-2 कमरों का मकान मुफ्त देने तथा रोजगार आदि भी मुहैया कराने का अपना लोकसभा चुनावी वायदा निभाने में बुरी तरह से विफल हो जाने से लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही देश में 500 व 1000 रुपये के नोटों की बंदी करके यहाँ हर तरफ अफरा तफरी फैलाने के पीछे इनकी पूरी एक सोची समझी षड्यंत्रकारी मानसिकता की ही भूमिका है। और इसलिए अब विरोधी पार्टियों को भी खासकर निशाना बनाया जा रहा है और इसी क्रम में खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व उनके अंधभक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का ये कहना है कि नोटबंदी से बीएसपी को काफ़ी तकलीफ पहुंची है। वो बार बार यही कहते हैं जिधर भी जाते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इससे इनकी दलित विरोधी मानसिकता होने के साथ साथ इनकी ये ओछी राजनीति को भी प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री व श्री अमित शाह इन दोनों को ही ये मालूम होना चाहिए कि बीएसपी राजनीतिक पार्टी से पहले, बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी से पहले सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का एक मूवमेंट भी है। और अपने देश में बीएसपी ने एक वोट के इस समतामूलक गैर पूंजीवादी व्यवस्था को भारतीय राजनीति में परिचय कराया और अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के बल पर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में यहाँ खासकर दलित, शोषित व उपेक्षित समाज को कुछ हद तक अपने पैरों पर खड़ा करके उसे लेने वाले समाज से देने वाला समाज बनाने का भी यह एक युग परिवर्तन है व अति ऐतिहासिक कार्य किया है, जिससे खासकर उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी का सफाया ही हो गया है। और अब यहाँ इस बार के होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भी आजीवन वनवास जरूर मिल जाएगा, आजीवन वनवास जरूर मिल जाएगा। और ये स्वाभाविक ही है कि इन सबसे भाजपा एंड कंपनी को बहुत ज़्यादा ही परेशानी है तथा ये सब कुछ इन्हें थोड़ा भी हजम नहीं हो पा रहा है। इसलिए इनके मन में बीएसपी के खिलाफ जबरदस्त जातीय व राजनीतिक द्वेष भरा हुआ है, जिसके चलते ही अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इनके शीर्ष नेतागण आए दिन बीएसपी के ऊपर अनर्गल व अर्थहीन तथा सस्ती मानसिकता व एवं ओछी राजनीति करने वाले आरोपी लगाते रहते हैं। और इस मामले में खासकर बीएसपी पर पैसा लेकर एमपी व एमएलए बनाने जैसे अमर्यादित व अशोभनीय आरोप लगाने से पहले बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी पहले अपने गिरेबान में झांककर ये जरूर देख लेना चाहिए कि इनकी अपनी खुद की भारतीय जनता पार्टी में काले धन वाले कितने ज़्यादा भरे हुए हैं, वे कितने भारी संख्या में देश भर के ऐसे लोगों को उनकी पार्टी ने टिकट देकर उन्हें एमपी व एमएलए आदि बनाया है, जबकि इसके ठीक उलट बीएसपी में उनका क्या स्थान है ये पूरा देश जानता है। इसके साथ ही यहाँ मैं इनको ये भी बता देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों व सांसदों के साथ साथ अपने उम्मीदवारों से भी पैसा जरूर लेती है, लेकिन उनसे अर्थात अपने उम्मीदवारों से ये पैसा
उन्हें टिकट देने के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ता की हैसियत से ही अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए ही पैसा लेती है, जैसे और कार्यकर्ताओं से। अर्थात हमारी पार्टी बीजेपी व अन्य पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के काले धन की मदद लेकर ना ही अपनी पार्टी का संगठन चलाती है और ना ही चुनाव आदि लड़ाती है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि बीजेपी एड कंपनी के लोग विरोधी पार्टियों में से खासकर बीएसपी के ऊपर किस्म किस्म के गलत आरोप लगा के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में कितना ही हमला क्यों ना करते रहें, तो भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता केंद्र की बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार से उनके लोकसभा चुनावी वायदों के साथ साथ अब बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके नोटबंदी के फैसले का भी हिसाब जरूर लेंगे। इसलिए अब इनके 2.5 वर्षों के बाद खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में किस्म की जा रही घोषणाओं व शिलान्यास आदि की ड्रामेबाजी भी इनको देश में आगे किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में नहीं बचा पाएगी। ऐसी स्थिति में अब बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन नहीं बल्कि बुरे दिन ही आने शुरू हो जाएंगे। और अब अंत में हमारी पार्टी केंद्र सरकार व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से देश व जनहित में ये मांग करती है कि वे अपने इस नोटबंदी के फैसले से उत्पन्न हुई अनेकों समस्याओं को युद्ध स्तर पर जल्दी ही दूर करें, वरना जैसे सन 1975 में कांग्रेस पार्टी के समय में लगी राजनीतिक इमरजेंसी से ये पार्टी सन 1977 में देश में लोकसभा के हुए चुनाव में पूरे तौर से साफ हो गई थी, तो ठीक उसी प्रकार से अब उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में बहुत जल्दी ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव के साथ ही आगे सन 2019 में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में भी फिर ये भारतीय जनता पार्टी भी अपनी इस लगाई गई आर्थिक इमरजेंसी की वजह से पूरे तौर से साफ हो जाएगी। अर्थात फिर ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र व राज्यों की सत्ता से हमेशा के लिए वनवास में ही चली जाएगी। इसके साथ ही अब केंद्र की सरकार अपनी धूमिल हो रही छवि को थोड़ा ठीक करने के लिए अपने नोटबंदी के फैसले का खुद ही सर्वे करा रही है, जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि सर्वे में सरकार के समर्थन में अधिकांश ये उन्हीं लोगों की राय है जिन्होंने नोटबंदी से पहले ही सरकार की 10 महीनों की तैयारी के समय में अपना काला धन में बड़े नोटों को ठिकाने लगा दिया था, वह बैंकों आदि में जमा करा दिया था। इसके साथ ही नोटबंदी के समर्थन में ये उन लोगों की भी राय हो सकती है जो बीजेपी के अपने खुद के लोग हैं, लेकिन सरकार के नोटबंदी के इस फैसले से खासकर देश के लगभग 90% गरीब व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, ये उनकी राय नहीं है, जो अभी तक भी अपने खुद के ही पैसों के लिए एटीएम व बैंकों आदि की लाइन में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी का केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये कहना है कि यदि वे वास्तव में ईमानदारी से अपने इस फैसले का सही सर्वे कराना चाहते हैं तो फिर वे लोकसभा तुरंत भंग करके देश में फिर से ये चुनाव कराएं, और तब फिर इनके आए नतीजे ही सही मायने में इनकी नोटबंदी का ये सही सर्वे होगा, जिसके लिए कतई भी तैयार नहीं होंगे। इसलिए देश की जनता इनके अपने खुद के लोगों के इस प्रायोजित सर्वे से देश की जनता इनके अपने खुद के लोगों के ही इस प्रायोजित सर्वे से जरूर सावधान रहेगी। अंत में बीएसपी की केंद्र सरकार
वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से देश के लगभग 90% गरीब व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोगों के हित में ये पुरजोर मांग है कि वे अपने इस जल्दबाजी में वे बिना पूरी तैयारी के लिए गए नोटबंदी के फैसले की जल्दी समीक्षा कराएं और जो भी इसमें कमियां रह गई हैं तो उन्हें तुरंत ही ज़रूर दूर करें, वरना इनका ये फैसला आगे चलकर, मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ कि वरना इनका ये फैसला आगे चलकर इनको हमेशा हमेशा के लिए वनवास की तरफ जरूर ले जाएगा, या फिर ये लोग खासकर लोकसभा में अपनी 1984 और 88 वाली 1984 वे 88 वाली पुरानी स्थिति में ही पहुंच जाएंगे, जब उस समय केवल इनके 2 सांसद ही होते थे, तथा बाद में फिर ये लोग उस पुरानी कहावत की तरह ही जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात ऐसे ही तब पछताएंगे। इन जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।